हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। मतलब जब से इतिहास को लिखना चालू करा भारत के बारे में, तब से लेकर 300 सेंचुरी तक जो समय है, उसके बीच का जो इतिहास है उसके बारे में इस बुक के अंतर्गत बताया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 6 को। यूनिट 5 तक हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं सारे के सारे नोट्स, और हम कहें कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस है सबकी सब हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो जाइए उसको, उन सब वीडियोस को सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप आके छठे सेमेस्टर को देखिए, सॉरी छठे यूनिट को देखिए। बात करें यूनिट 6 की, जो कि है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में। प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अशोक के धम्म स्तंभ और शिलालेख। ठीक है, मेनली ये जो यूनिट है ये मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताती है। ठीक है, उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों को देती है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड एक या फिर दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इसको अच्छे से कवर करना है, ताकि जितने भी पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बने, आपको उनके बारे में बेसिक डिटेल पता हो, ताकि आप आंसर बना के लिख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पहला टॉपिक आता है हमारा जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो हमें जानकारी देती है, उनके बारे में बात करते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मौर्य वंश की जानकारी हमें ग्रीक, रोमन, जैन, बौद्ध साहित्य और अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है ग्रीक लेखकों से, रोमन लेखकों से, जैन और बौद्ध धर्म के अंतर्गत लिखे गए जो साहित्य हैं उनसे। ठीक है, फिर अशोक के द्वारा जो बनाए गए शिलालेख थे उनसे हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है। इसे सरल और आसान भाषा में समझने के लिए मुख्य जो बिंदु दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला आता है ग्रीक और रोमन लेखक की जानकारी। हम यहाँ पे लेखकों के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीक भाषा के और रोमन लेखकों के। लेखक जो थे, ठीक है, उन्होंने कई सारी जानकारी प्रदान करी है किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। पहले आते हैं मेगस्थनीज। वह सेल्यूकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, मेगस्थनीज किसके राजदूत थे, सेल्यूकस के राजदूत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका नामक किताब लिखी, जो अब पूरी तरह से नहीं मिलती, लेकिन इसके अंश ग्रीक और रोमन लेखक की रचनाओं पे मिलते हैं। ठीक है, इंडिका कहें तो कि पूरी तरह से या पूरी की पूरी किताब तो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, परंतु उस किताब के जो हिस्से थे, उस किताब के जो भाग थे, वो आपको ग्रीक और रोमन लेखकों ने जो रचनाएं लिखी हैं उनके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। दूसरे आते हैं निरियोकस। निरियाकस वह सिकंदर के सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने फारस की खाड़ी और सिंधु नदी के बीच की जो जल यात्रा थी उसका वर्णन किया था। ठीक है, निरियाकस ने क्या करा था कि फारस की घाटी, वो फारस की खाड़ी और जो सिंधु नदी थी उसके बीच में जो जल यात्रा था, उस जल यात्रा का वर्णन उन्होंने किया था, और वो थे सिकंदर के सेनापति। फिर आते हैं डायमेकस। डायमेकस आते हैं, उन्होंने बिंदुसर चंद्रगुप्त के पुत्र के दरबार में सीरिया से भेजा गया था। ठीक है, डायमेकस को भेजा गया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के पुत्र जिसका नाम था बिंदुसर, उनके दरबार में भेजा गया था। और कहाँ से भेजा गया था, दरबार में सीरिया से भेजा गया था। उन्होंने भारत के बारे में भी जानकारी प्रदान करी है। ठीक है, फिर आते हैं डायोनियस। मिस्र के राजा ने उन्हें पाटलिपुत्र, आज के पटना जो है, वहां पे भेजा था, पाटलिपुत्र। ठीक है, उन्होंने भी भारत के बारे में जानकारी प्रदान करी है। तो ये आप जान लीजिए कि इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है कि लेखकों के या किन लोगों ने क्या जानकारी दी थी, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायोनियस को मिस्र के राजा ने भेजा था पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। ठीक है, और उन्होंने आके यहाँ पे हम कहें कि खोजबीन करी, वर्णन किया, चीजों का जानकारी प्रदान करी है। फिर अन्य स्रोतों की बात करें तो सेल्यूकस और एंटियोकस के राजपाल प्रोटोकोलाइज और अल्क्युलेडिज के स्ट्रोनेजिया ने भूगोल और राजनीति पर लिखा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सेल्यूकस और जो
एंटियोकस थे उनके राजपाल जो थे, उन लोगों को भेजा गया यहाँ पे जानकारी प्रदान करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने वहां जाके भूगोल और राजनीति में इन चीजों के बारे में क्या करा है, जानकारी प्रदान करी है। पर मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन तीन चार लोगों के बारे में, ठीक है। मैगस्थनीज हो गए, निरेगस हो गए, डायमेकस हो गए और डेयोनियस हो गए। इन लोगों के बारे में मेनली पूछा जाता है, ठीक है। ये लोग किस उसमें आते हैं, ये लोग आते हैं ग्रीक और रोमन लेखकों की जानकारी के अंतर्गत, ठीक है। ग्रीक और रोमन लेखकों ने जो जानकारी प्रदान करी, ठीक है, उन जानकारी में मेगास्थनीज का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, नेरियोकस का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, डायमेकस का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। विशेष टिप्पणी की बात करें तो ग्रीक और रोमन लेखक की जानकारी हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि मेगास्थनीज ने बहुत सी बातें सुनी सुनाई लिखी, फिर भी उनकी रचना भारत के इतिहास को समझने में मदद करती है, ठीक है। ये भी आपको समझना जरूरी है कि ग्रीक या रोमन रोमन लेखक ने जो जानकारी दी है, जिसको हम इतिहास के तौर पे पढ़ते हैं भारत के, ठीक है, या मौर्य साम्राज्य के जानकारी के लिए पढ़ते हैं, मेनली हो सकता है कि वो सारी चीजें गलत भी हो सकती है, क्योंकि मेगास्थनीज ने काफी सारी चीजें सुनी सुनाई लिखी थी, ना कि उन्होंने आंखों देखी चीजें लिखी थी, ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि वो जो चीजें लिखी गई हैं वो चीजें कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, इसीलिए वो पढ़ी जाती है। आगे देखें, जैन और बौद्ध साहित्य से मिली जानकारी, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जैन ग्रंथ में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया। जैन लेखक भद्रबाहु के जैन कल्पसूत्र में मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के अनुसार क्या बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और जैन धर्म में एक लेखक है जिनका नाम है भद्रबाहु। उनकी एक रचना जैन कल्पसूत्र में उन्होंने क्या बताया है, मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करी है, उसकी अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में जो भी डिटेलिंग हो सकती है वो दी है। फिर आते हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, अगर देखें तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दिव्यदान, लिलितविस्तर और महावस्तु जैसे बौद्ध ग्रंथ मौर्य काल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ये जो मैंने आपको तीन ग्रंथों के नाम बताए हैं, ये तीन ग्रंथ बौद्ध धर्म के अंतर्गत लिखे गए हैं, और ये मौर्य काल की सामाजिक और राजनीतिक जो उस समय की स्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। श्रीलंका की पाली ग्रंथ जिसे जिसे दीपवंश और महावंश मौर्य साम्राज्य की घटनाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। श्रीलंका का जो पाली ग्रंथ है, जिसे जैसे कि दीपवंश हो गया या महावंश हो गया, उसके अंतर्गत भी मौर्य साम्राज्य की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर तीसरा जो हम कहें ग्रंथ आता है वो आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये जो दो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, ये भी अच्छी खासी जानकारी देते हैं। कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, या चाणक्य जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली और प्रशासन का विस्तार लिखा था, ठीक है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है काफी ज्यादा फेमस बुक है, ठीक है, क्योंकि हम कहें कि वो काफी बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के सेक्टर में हम या कहें उसकी स्टडी में इनका काफी बड़ा नाम था। तो उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत उन्होंने मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली और प्रशासन की का विस्तृत वर्णन किया। विस्तृत वर्णन का मतलब कि काफी डिटेलिंग में उसका वर्णन किया है। फिर देखिए विशाखादत्त की बात करें तो उनका नाटक मुद्रा राक्षस नंद वंश और मौर्य वंश की शुरुआती शासन की जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो नंद वंश और मौर्य वंश की जो शुरुआत के शासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं चौथा जो जानकारी का स्रोत है वो है अशोक के शिलालेख। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि देखिए अशोक के शिलालेख मिले हैं, उनसे ही हम कहें कि पक्की जानकारी उन्हीं से मिल पाई है। ये यहाँ पे लिखा गया है, अशोक के शिलालेख और स्तंभ भारत के इतिहास के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। ये शिलालेख मौर्य काल के समाज, धर्म और राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो शिलालेख है ये मौर्य काल के समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी, धार्मिक व्यवस्था थी उसकी और राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अशोक के समय में धम्म, जिसे धर्म और अहिंसा प्रचार किया गया था। अशोक के समय में
धर्म और अहिंसा का प्रचार किया गया था। ठीक है, धर्म जिसे हम धम्म भी कहा गया है यहाँ पे, उसका प्रचार किया गया था। ठीक है, तो ये जो हमने चार ऊपर पॉइंट्स पढ़े, ये पॉइंट्स हमें एक प्रकार से जानकारी प्रदान करते हैं किस चीज की, मौर्य साम्राज्य की। अब आगे बढ़े, मौर्य मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संगठन कई स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, जिसमें जैन और बौद्ध परंपराएं, दिव्याधन, मुद्रा राक्षस और शिलालेख शामिल है। इन स्रोतों से हमें मौर्य के शासन की संरचना को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक संगठन है जिसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त है, वो एक चीज से नहीं बल्कि कई सारी चीजों से मिलके मिली है। ठीक है, मतलब कई सारे स्रोतों से प्राप्त हुई है, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ हो गए। ठीक है, दिव्यदान या फिर मुद्रा राक्षस, ये साथ के साथ हमें जो शिलालेख मिले हैं वो भी। मौर्य का प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो पहले आता है राजा। मौर्य शासन का सर्वोच्च स्थिति राजा की होती थी, मतलब सर्वोच्च जो स्थिति या सबसे ऊंचा पोस्ट जो थी वो राजा की थी। राजा राज्य का संचालक और सामाजिक व्यवस्था का कर्ता होता था। ठीक है, राजा क्या होता था भाई, समाज को चलाता था, राज्य को चलाता था, फिर सामाजिक व्यवस्था का पूरा करता धरता था। उनका मुख्य कार्य समाज में शांति स्थापित करना और अपराधियों को दंड देना था। ठीक है, राजा का क्या काम था, समाज में शांति को स्थापित करना और जो अपराधी हैं उन्हें दंड देना, समाज को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम था। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, उसके अनुसार राजा को धर्म प्रवर्तक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करना होता था। वह अपनी प्रजा की सुख शांति का ध्यान रखते था और उन्हें उत्तम शासन देकर उनका ऋण चुकाता था। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है कि राजा को धर्म प्रवर्तक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करने होते थे। ठीक है, धार्मिक रूप से आदर्श प्रस्तुत करने होते थे, साथ के साथ जिस प्रकार से कर लिया जाता था किससे, जनता से, उसी प्रकार से राजा अच्छा शासन व्यवस्था करके उनका जो कर्ज था वो चुकाता था। राजा के लिए सतत क्रियाशीलता और सभी के प्रति समान व्यवहार ही उसका धार्मिक अनुष्ठान थे। ठीक है, राजा क्या कहता है, मतलब सतत रूप से कॉन्टिन्यूसली क्रिया करते रहना, चीजों को ठीक करते रहना, साथ के साथ जितने भी लोग हैं उनके प्रति समान व्यवहार रखना, किसी को ऊंच या नीच की व्यवस्था की तरह नहीं देखना। ठीक है, यही उसका धार्मिक अनुष्ठान था। ये राजा की बात होगी। हम बात करते हैं मंत्री परिषद की, तो राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसमें अनुभवी और विवेकशील सदस्य होते थे। ठीक है, राजा की हेल्प करने के लिए कि भाई राजा को अगर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, सोचना पड़ रहा है, तो उसके लिए मंत्री परिषद बनाई जाती थी। उसमें काफी अनुभवी और विवेकशील लोग होते थे। ये मंत्री राज्य की नीति और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में राजा को सलाह देते थे। ये जो मंत्री थे, राज्य से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी अगर महत्वपूर्ण विषय है तो उसके बारे में राजा को सलाह देने का काम इन्हीं का था। यूनानी लेखकों के अनुसार इन्हें पार्षद और कर निर्धारक कहा जाता था, जबकि अशोक के शिलालेख में इन्हें महामात्य और उच्च पदाधिकारी कहा गया है। ठीक है, देखिए यूनानी लेखक जो थे उन्होंने बताया कि ये जो मंत्री परिषद थे या उनके जो मंत्री परिषद में जो लोग थे उन्हें पार्षद या कर निर्धारक कर निर्धारक कहा जाता था, परंतु अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उसमें इन्हें या तो महामात्य या फिर उच्च पदाधिकारी कहा गया है। मंत्री परिषद राजा की स्वेच्छाचरित को सीमित करता था और प्रशासन के कार्यों में सहयोग करता था। ठीक है, एक प्रकार से राजा की हेल्प करता था और प्रशासन का जितना भी कार्य था उसमें अपना सहयोग देता था। फिर आते हैं नगर प्रशासन की बात करें। अभी हमने राजा की बात करी, मंत्री परिषद की बात करी, अब नगर प्रशासन की बात करते हैं। तो नगर प्रशासन की जिम्मेदारी 30 सदस्यों के आयोग के पास थी, जो 6 परिषद में विभाजित थे। प्रत्येक परिषद का विषय कार्य था। ठीक है, नगर प्रशासन की जो जितनी भी व्यवस्था थी वो केवल एक या दो व्यक्ति नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स करते थे। जैसे कि नगर प्रशासन की जिम्मेदारी 30 लोगों में बांटी गई थी, जिसमें 6 परिषद बनाई गई थी। ठीक है, मतलब लोगों की छह 5 लोगों की परिषद बनाई गई थी। ऐसी परिषदें 6 बनाई गई थी। ठीक है, जिनको अपना अपना काम दिया गया था और वो परिषद अपने हिसाब से उस काम को ठीक प्रकार से करती थी। ठीक है, जैसे कौन कौन सी परिषद है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले आती है उद्योग और शिल्प, श्रम और परिश्रम को विनियता विनियमित करना। ठीक है,
फिर आता है विदेशी मामले, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर पंजीकरण आ गया, तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने का काम किया जाता है। बिक्री और विनिमय की बात करें तो उत्पादों की बिक्री और तोलो की देखरेख करने का काम था। फिर जांच की बात करें तो निर्मित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने का भी काम के लिए कम्युनिटी बनाई, वो हम कहें कमेटी बनाई गई थी। और साथ के साथ कर वसूली, बच गए सामान पर कर लगाने के बाद, बेचे गए सामान पर कर लगाने के लिए भी कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो हमने 6 कमेटी बनाई थी, मतलब उस समय में बनाई गई थी, ये 6 कमेटी अपना अपना काम करती थी। प्रत्येक कमेटी में 5-5 लोग होते थे। इस प्रकार से 30 लोगों का ग्रुप होता था जो कि पूरे प्रशासन व्यवस्था को चलाता था। फिर आता है सेना की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की सेना का एक बड़ा हिस्सा राजस्व से खर्च होता था। ठीक है, सेना के ऊपर हम कहें कि जो खर्च था वो कहाँ से, राजस्व, मतलब हम कहें कि जो राज्य था उसका जो, हम कहें जहाँ पे सोना इकट्ठा रखा जाता है वहां से लिया जाता था। इसमें हाथी, रथ, अश्वरोही और पैदल सेना शामिल थी। ठीक है, हाथी थे, रथ थी, फिर अश्वों पे भी थे लोग, और फिर पैदल की सेना भी थी। राजा मुख्य सेनापति होते थे और सेना को युद्ध कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, राजा क्या था, मुख्य रूप से सेनापति होता था और सेना को युद्ध कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सेना की सफलता में मौर्य की कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें गुप्तचरों की भूमिका थी। ठीक है, सेना की जो सफलता थी, मौर्य साम्राज्य की जो सेना की सफलता थी, वो मेनली मौर्य की कूटनीति, सफलता में मौर्य की जो कूटनीति थी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। कूटनीति का मतलब क्या है कि भाई युद्ध तो लड़ा ही जा रहा है, परंतु हम एक पूरा टैक्टिक्स करके या फिर हम कोई आइडिया लगा के उस चीज को जीत सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को काफी ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, कूटनीति का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, जिसमें गुप्तचरों की भी भूमिका काफी ज्यादा थी। फिर आते हैं गुप्तचरी। राजा हमेशा गुप्तचर रखता था जो उच्च, निम्न और माध्यम श्रेणी में होते थे। ठीक है, राजा जो थे वो गुप्तचर रखते थे जो कि 3 श्रेणी में होते थे, उच्च, निम्न और माध्यम। ये गुप्तचर शत्रु पक्ष से सूचना एकत्रित करते थे। कौटिल्य के अनुसार महिलाओं को गुप्तचरी में नियोजित करना भी आम था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार क्या बताया गया कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, उनको भी गुप्तचरी के काम में नियोजित कर लेना मतलब आम बात थी उस समय के लिए। ठीक है, मतलब स्पाई के रूप में हम कहें, जैसे कि वर्तमान में स्पाई होते हैं, उस समय में गुप्तचर हुआ करते जो कि सेम काम करते थे भाई। एनी कहें कि जो दुश्मन है उसके राज्य में रहना, वहां से जानकारी प्राप्त करके अपने राजा तक पहुंचाना। विधि और विधि और न्याय की बात करें, न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मशास्त्रीय और कंटक शोधन। पहले प्रकार के न्यायालय में पवित्र कानून के ज्ञाता होते थे और ये विवाह, तलाक, विरासत आदि के विवाद निपटाते थे। ठीक है, जो पहला जो न्यायालय है उसका नाम था धर्म स्थायी। ठीक है, वहां पे किस तरह के न्याय होते थे, पवित्र कानून के ज्ञाता होते थे, मतलब पवित्र रूप से जो कानून है उनके, जिनको उनकी जानकारी है वो लोग वहां बैठते थे। विवाह, तलाक, विरासत रिलेटेड जो काम होते थे उनसे निपटाना किया जाता था। दंड और अर्थदंड, कारावास, कोड़ों की मार और मृत्युदंड शामिल था। कंटक शोधन न्यायालय समाज के विरोधी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, कंटक शोधन जो था वो क्या किस लिए बनाया गया था, समाज के विरोधी जो व्यक्ति थे, समाज के विरोधी व्यक्तियों से सुरक्षा के लिए, मतलब ऐसे लोग जो कि समाज में विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, या फिर वो समाज के ही विरोध में है, ठीक है, उन लोगों से लोगों की सुरक्षा की जाए, इसके लिए कंटक शोधन बनाया गया था। राजा न्याय व्यवस्था में सर्वोपरि था और न्यायालयों के निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, हम कहें कि राजा जो था वो न्याय की व्यवस्था में सबसे ऊपर था। साथ के साथ निर्णयों को लागू, कोई भी अगर निर्णय लिया गया है न्यायालय की तरफ से तो उसको लागू करने में राजा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूनानी लेखक ने ऐसे न्यायाधीशों का भी उल्लेख किया है जो विदेशियों के मामले का निपटारा करते थे। ठीक है, जो यूनानी लेखक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल्स दी हैं, उसमें देखा गया है कि कई ऐसे भी लोगों की बात करी गई है, न्यायाधीशों की, ठीक है, जजेस की, जो कि क्या करते हैं, विदेशियों के मामलों का भी निपटारा करते थे। फिर आते हैं प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन 4 भागों में किया गया था। पाटलिपुत्र केंद्र था जहां राजा और मंत्री परिषद शामिल शासन करते थे। अन्य 4 भागों की राजधानी तक्षशिला, उज्जैन,
सर्वगुणगिरी और तोसाली थी। प्रत्येक विभाग का प्रभारी वॉयसराय होता था, जो सामान्यतः राजवंश का सदस्य होता था। ठीक है, देखिए प्रांतीय व्यवस्था या प्रांतीय शासन की बात करें तो पाटलिपुत्र केंद्र हुआ करता था, उसके आसपास 4 और जगहें होती थी। ठीक है, जो 4 भागों में बांटा गया था, उसके बाद पाटलिपुत्र उसमें केंद्र में था। क्या क्या था 4 जगह? तक्षशिला हो गई, उज्जैन हो गया, सर्वगुणगिरी हो गया और तोसाली हो गया। ठीक है, यहाँ पे वॉयसराय व्यक्ति क्या करता था? शासन करता था। साथ ही साथ वह व्यक्ति कहीं ना कहीं राजवंश का सदस्य होता था। फिर आते हैं हम स्थानीय प्रशासन की बात करें। ठीक है, ये देखिए ये सारे पॉइंट किस बारे में है? ये सारे के सारे पॉइंट मौर्य साम्राज्य के बारे में है, मौर्य साम्राज्य की राज्य की व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, तो अगर आपसे मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है तो जो भी, जैसे कि आपने प्रांतीय प्रशासन के बारे में बता दिया, विधि न्याय के बारे में बता दिया, गुप्तचरी के बारे में बता दिया, ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं इजिली। तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आ जाएंगे। बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो प्रांतों का और विभाजन जिलों और तहसीलों में किया गया था। ठीक है, प्रांत थोड़े बड़े हो गए तो प्रांतों का भी विभाजन किया जाता था। किसमें? जिलों में और तहसीलों में। प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्मचारी होते थे, जिन्हें युक्त और रजुक कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी होते थे, प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें या तो युक्त कहा जाता था या रजुक कहा जाता था। ये कर्मचारी राजस्व वसूली और सामान्य प्रशासन के कार्य करते थे। ये जो लोग थे युक्त और या फिर रजुक, ये क्या करते थे? कर्मचारी राजस्व, कर वसूलते थे या फिर और जो सामान्य कार्य थे वो करते थे। गांव में ग्रामीण होते थे, जो गांव के छोटे विवादों को सुलझाने में मदद करते थे। ठीक है, जैसे गांव हो गए, बहुत सारे गांव हो गए, तो प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं सेना में बैठाना या फिर प्रत्येक गांव में जजेस को बैठाना काफी ज्यादा कठिन काम होता था। तो इसीलिए गांव में ग्रामीण होते थे। ठीक है, वहां पे क्या होते थे? गांव से रिलेटेड जो छोटे छोटे विवाद हैं वो वहां पे सुलझाए जाते थे। अगला टॉपिक है मौर्यकालीन भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा। पहला आता है मौर्य अर्थव्यवस्था। ईसा के 800 वर्ष पूर्व मध्य देश, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे की खोज और प्रौद्योगिकी का आगमन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्रांति लेकर आया। क्या बताया गया है कि ईसा के 800 वर्ष पूर्व मध्य देश, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, क्षेत्र आता है, वहां पे लोहे की खोज ने और प्रौद्योगिकी का आगमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्रांति लाई। धातु युग का संक्रमण। ताम्रपाषाण काल में सिंधु घाटी की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बाद शेष भारतीय नवपाषाणीय पशुचारी सह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। क्या बताया गया कि ताम्रपाषाण का काल था, उसमें सिंधु घाटी की जो व्यवस्था थी या जो लोग थे वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जीते, मतलब मेनली कृषि की जाती थी, खेती के ऊपर जी रहे थे। फिर बचा हुआ जो भारत था वहां पे नवपाषाणीय, मतलब पशुचारी, मतलब पशु भी पालन भी किया जा रहा था, साथ के साथ कृषि भी किया जा रहा था, इस चीज पे आधारित थी। लोहे की खोज ने कृषि को गति प्रदान की और इसे धन उत्पादन के महत्वपूर्ण माध्यम में बदल दिया था। ठीक है, कि अभी तक लोग क्या कर रहे थे? खेती पर या फिर पशुपालन पर आधारित जीवन जी रहे थे। तो जैसे ही लोग लोहे की खोज हुई, ठीक है, तो लोगों ने कृषि के सेक्टर में लोहे का प्रयोग करना चालू करा और उसने कृषि को गति प्रदान की, जिससे क्या हुआ? लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें उत्पादन कर पा रहे थे या ज्यादा से ज्यादा धन कमा पा रहे थे। कृषि में उर्वरता की बात करें, लोहे के उपयोग ने जंगलों की सफाई को सरल बनाया और गहरी जुताई के लिए गंगा जमुना की घाटी की उर्वरता में वृद्धि हुई। क्या हुआ? इससे पहले जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, जंगलों की सफाई करने में काफी कठिनाई होती थी, परंतु लोहे की खोज के बाद औजार बनाए गए, जिससे जो जंगलों की सफाई थी वो आसान हो गई। साथ के साथ गहरी जुताई के लिए, मतलब काफी नीचे तक जब जुताई की जाती थी खेतों के लिए, तो कारण गंगा जमुना की जो घाटी थी उसमें उर्वरता में भी वृद्धि हुई थी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे खाद्य सामग्री का अतिरिक्त उत्पादन और निर्यात संभव हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब खाद्य सामग्री, खाने योग्य जो चीजें थी वो बन भी रही थी काफी बड़े स्तर पर, साथ के साथ निर्यात भी की जा रही थी। ठीक है, मतलब उनको निर्यात एक जगह से भेजा जा रहा था, आयात निर्यात भी किया जा रहा था। व्यापार और नगर का विकास। गंगा के जल मार्ग ने व्यापार को सुगम बनाया। ठीक है, गंगा का जो जल मार्ग था वहां से व्यापार काफी ज्यादा तेजी से हो रहा था। इसके कारण
प्रसिद्ध नगर जैसे श्रवस्ती, साकेत, वाराणसी आदि का विकास हुआ। कच्चे माल की उपलब्धता ने शिल्पकारों को आकर्षित किया और नगरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, जो नगर थे वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए, विकसित हुए। साथ के साथ कच्चे माल की उपलब्धता ने जो शिल्पकार लोग थे उनको आकर्षित किया, ताकि वो आए कच्चे माल का प्रयोग करके चीजें बनाए नई नई। तो इससे नगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। व्यापार मार्ग की बात करें तो विभिन्न व्यापार मार्गों ने नगरों के आसपास नगरों के नगरों को आपस में जोड़ा था, जैसे चंपा, राजगृही, वाराणसी, तक्षशिला। यह व्यापारिक गतिविधियां मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक बनी थी। ठीक है, हम कहें कि व्यापार के मार्गों ने कई सारे जो नगर थे उनको एक साथ जोड़ा था, जिसमें कौन कौन से आते, चंपा से राजगृही, वाराणसी, तक्षशिला, ये सारे नगरों को एक साथ जोड़ा था। साथ के साथ ये वह चीजें थी जिन्होंने जो मौर्य साम्राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया था। सिंचाई के महत्व की बात करें, सिंचाई के लिए जल का वितरण और मापन किया जाने लगा। अर्थशास्त्र में जल कर की चर्चा है, जो सिंचाई की सुविधा पर आधारित है। ठीक है, जल की सिंचाई मतलब जो खेतों की सिंचाई के लिए जल का वितरण और मापन भी किया जाने लगा था। साथ के साथ अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई है उसके अंतर्गत जल के ऊपर भी कर लगाया गया था, जो कि सिंचाई की सुविधा पर आधारित था। केंद्रीकृत सरकार का प्रभाव, मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत सरकार ने व्यापार, शिल्प और शिल्प संघों का विकास को बढ़ावा दिया। राज्य ने शिल्पियों को नियोजित किया और उन्हें उनके लिए मुक्त कर मुक्त किया था। ठीक है, देखिए जो केंद्र में सरकार थी उसने मौर्य साम्राज्य में हम कहें कि व्यापार हो गया, शिल्प हो गया और शिल्प संघों का विकास किया था, विकास को बढ़ावा दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पे बनाई जा सके। ठीक है, राज्य ने शिल्पियों को नियोजित किया और उनके ऊपर कर भी, जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स को भी मुक्त कर दिया था, मतलब टैक्स हटा दिया था। मौर्य राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संबंध की बात करें तो मौर्य का शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच गहरा संबंध क्या था, इनके बारे में देखते हैं। विशाल सेना और प्रशासन, मौर्य ने एक विशाल सेना और प्रशासन को चलाने के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में क्या था कि भाई बड़ी सेना और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा धन का प्रावधान किया गया था। आय के स्रोत, सामान्य कर धन के माध्यम से इतना भारी व्यय संभव नहीं था, इसीलिए विविध आर्थिक गतिविधियों को विनियमित किया गया था। अब क्या था कि भाई आय के स्रोत, लोग किस प्रकार कमाएंगे। ठीक है, तो ये हम कहें कि काफी ज्यादा पैसा, जैसे कि लोग काम करते हैं उनको आय देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो उतने बड़े मात्रा में लोग जो काम कर रहे थे उनको आय देना काफी ज्यादा कठिन था। इसीलिए क्या करा, इसीलिए विविध आर्थिक गतिविधियां, अलग अलग प्रकार की आर्थिक रूप से जो गतिविधियां थी उनको विनियमित किया गया था, चालू किया गया था, ताकि लोग उन गतिविधियों के द्वारा कमा सके। ठीक है, और अपना जीवन यापन कर सके। राज्य नियंत्रण नीति, मौर्य ने संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की नीति अपनाई। मौर्य ने संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की नीति अपनाई, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार और यातायात शामिल थे। मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ कि भाई जितने भी आर्थिक रूप से जो गतिविधियां चल रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है भाई, खेती आ जाती है, मतलब कृषि, उद्योग जितने चल रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर नीति लगेगी। ठीक है, व्यापार और आयात, यातायात, इन सब के ऊपर नियंत्रण की नीति को अपनाया गया था। मौर्य की सामाजिक कृषिक नीति की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। किस प्रकार से किया था, नई कृषिक आदिवासों की स्थापना, उन्होंने नई कृषिक आदिवासों की स्थापना की और शूद्रों को खेतीहारी के रूप में बसने की अनुमति दी थी। ठीक है, शूद्रों को क्या कहा गया था कि भाई खेतीहारी के रूप में, मतलब वो खेती करे और बसे और वो खेती करके अपना जीवन यापन करे, इस तरह से उनको अनुमति दी गई थी। और कृषिक आदिवासियों की स्थापना की थी, मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही लोगों को बताया गया था कि भाई आप यहाँ पे बसिए, खेती करिए, आप यहाँ पे बसिए, इस क्षेत्र में बस के खेती करिए और इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाइए, यहाँ से चीजों का उत्पादन कीजिए। इस प्रकार से अधिकतम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, प्रति जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य ने करों में छूट, पशुधन की आपूर्ति, बीज और मुद्रा की अदायगी जैसी सहायता प्रदान की थी। ठीक है, अब देखिए ऐसी जमीन जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं
बन पा रही हैं। तो क्या हो रहा था कि राज्य के द्वारा ही हेल्प की जा रही थी। किस प्रकार से कि भाई जो कर लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, उसके ऊपर छूट लगा दी गई थी। ठीक है, पशुधन की आपूर्ति, भाई पशुधन दिया जा रहा था, साथ के साथ बीज और जो मुद्राएं थी उन चीजों को भी दिया जा रहा था लोगों को, ताकि आप खेती करिए, उस जमीन को उपजाऊ बनाइए। ठीक है, और वहां से जीवन यापन करिए। साथ के साथ उस जमीन से जो भी चीज उपजाऊ होगी, अगर भाई इन फ्यूचर चीजें बनती हैं अच्छी खासी उस जमीन से, तो फिर उसके बाद कर लिया जाएगा, मतलब टैक्स लिया जाएगा, उससे पहले आपसे नहीं लिया जाएगा। भूमि का वितरण की बात करें तो सेवानिवृत्त अधिकारियों और पुरोहितों को बिना स्वामित्व का अधिकार दिए जमीन दी गई। साधारण किसानों को अपनी भूमि का नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, अब क्या होता है भाई, उस समय में ये भी व्यवस्था थी कि जो बड़े पोस्टों पे लोग हैं या पुरोहित हैं, उनको जमीन का स्वामित्व, मतलब जमीन की हम कहे स्वतंत्रता उन लोगों को दे दी गई थी। साथ के साथ जो साधारण किसान थे उनको अपनी जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। अनुमति किन लोगों को थी? अधिकारियों को थी, पुरोहितों की थी। ठीक है, व्यापार और उद्योग की हम आगे बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए अनेक अधीक्षकों की मदद ली थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य ने क्या करा था भाई, व्यापार व्यवस्था और उद्योग को और ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा अच्छा करने के लिए काफी जो अध्यक्ष थे उनकी मदद ली थी। विभिन्न अध्यक्षक, वाणिज्यिक अध्यक्षक बाजारों का प्रभारी था। तोलों और मापों का अध्यक्ष सही माप सुनिश्चित करता था, और कर अध्यक्ष वस्तु पर सीमा शुल्क वसूलता था। ठीक है, व्यापार और उद्योग को अच्छे से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, हम कहें उसने अध्यक्षों को बैठा रखा था। किस प्रकार से? वाणिज्यिक अध्यक्ष बाजार का प्रभारी था, मतलब वो व्यक्ति जो कि पूरे बाजार की व्यवस्था को देखेगा। तोले और माप का लिए अध्यक्ष था, जो कि सही रूप से वजन करता था चीजों का। ठीक है, साथ के साथ जो कर अध्यक्षक है वो वस्तुओं पे सीमा शुल्क लगाता था, मतलब कि कौन सी चीज कितने रेट पे बिकेगी इसके लिए भी कर लगाया गया था, और इसके लिए भी एक अध्यक्ष को रखा गया था। राज्य का एकाधिकारी, नमक और माद्य के व्यापार पर राज्य का पूर्ण एकाधिकारी था। ठीक है, नमक हो गया या माद्य हो गई, ये जो दो चीजें हैं, इनके ऊपर जब इनका व्यापार होता था तो राज्य का एक व्यापारी अधिकारी, एकाधिकारी, उसका पूरी व्यवस्था संभालता था। खनन और धातु कर्म, खनन और धातु कर्म मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के आधार थे। खनन करना और धातुओं का जो निकालना था, ठीक है, वो मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का आधार था, मतलब बेस था। ठीक है, राज्य इन पर एक अधिकारी रखता था, मतलब राज्य इनके ऊपर एक व्यक्ति को रखता था जो कि इस चीज को देखता था। अब बात करते हैं कर प्रणाली की। राज्य अनेक प्रकार के कर लगाता था, जिसमें किसान उत्पादन का मुख्य 16, मतलब उत्पादन का 16% मुख्य कर था। ठीक है, जिसमें किसान क्या करता था, 16% देता था, जितना भी उत्पादन करता था, जितनी भी चीजें उगाता था, उसका 16% मुख्य कर था। ठीक है, पहला आता है बटाईदारों से कर। बटाईदारों से एक चौथाई और कभी कभी आधा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। फिर आते हैं अन्य कर, जैसे पिंडी कर हो गया, बलि हो गया, और सीमा शुल्क भी लगाए जाते थे। फिर आपदा प्रबंधन कर, आपदा प्रबंधन के लिए प्राण्य या इसने उपहार कर भी लिया जाता था। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो कर थे ये लोग दिए जाते थे, और मेनली जो कर लिया जाता था वो किसानों से लिया जाता था, उनके उत्पादन के ऊपर, जो उसको मुख्य कर कहा जाता था, और जो 16% होता था उसकी टोटल जितनी भी चीजें उसने बनाई है उसका 16% उसे देना पड़ता था। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे आप हमें कमेंट करिए, सॉरी मैसेज करिए, हम डायरेक्टली आपको जवाब देंगे। टेलीग्राम के 2 हमारे चैनल्स उपलब्ध है, आप जाइए उनसे ज्वाइन करिए। वीडियो रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कोई भी जो भी हम नोटिफिकेशन देंगे आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलेगा। यूट्यूब को आप हमारे फॉलो कर लीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई वीडियोस, चैप्टर रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी वीडियोस यहीं देखने को मिलेंगी, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्टली इन नोट्स को ले सकते हैं। साथ के साथ यही नोट्स हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, DUSL सर्च करिए, आपको ये वाले लोगों के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है,
5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैठे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए यूज़ करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, नोट्स देखने को मिलेंगे, कॉलेज के अपडेट देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर अपडेटेड कर दिए गए हैं, न्यू क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, हर चीज़ आपको ऐप में देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टेबल पर्टिकुलरली दिया गया, एग्जाम के नोट्स हो गए। ठीक है, हम कहें कि एग्जाम के डेट शीट, एडमिट कार्ड, स्टूडेंट लॉगिन, हर चीज आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगी, आपको कहीं पे और भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई और सपोर्ट भी हमारे ऐप में चाहिए तो कमेंट करिए, हम आप वो सपोर्ट आपको हमारे एप्लीकेशन में जरूर देंगे। ठीक है, सिलेबस हो गया, कोई भी चीज होगी, सब आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।